दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका। दोस्तों हम इस वीडियो के अंदर राज्यपाल को विस्तृत रूप से पढ़ने और समझने वाले हैं। दोस्तों आपको एक चीज याद रखनी है राज्यपाल के संदर्भ में कि राज्यपाल वास्तव में है क्या। तो राज्यपाल, जब आप अपने आप से ये प्रश्न पूछेंगे कि राज्यपाल है क्या वास्तव में, तो आपको पता चलेगा कि राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का क्या है, संवैधानिक प्रधान है। कैसा प्रधान? संवैधानिक प्रधान। जब हम राज्यपाल की बात करते हैं तो राज्यपाल के संदर्भ में कुछ बहुत महत्वपूर्ण टॉपिकों में से एक राज्य की कार्यपालिका पढ़ते समय हम पढ़ेंगे कि वह राज्यपाल के माध्यम से कैसे कार्य किया जाता है, राज्यपाल के नाम पर राज्य की सरकारें किस प्रकार से कार्य करती है। तो उस पर वहां पढ़ेंगे हम नाम मात्र प्रमुख। वहीं राज्यपाल कार्यपालिका का कैसा प्रधान होता है, विधित प्रधान होता है, अर्थात डी जुरे होता है। अब दोस्तों स्टार्ट करें हम हमारे राज्यपाल के संदर्भ में एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट। और वो है इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक होता है। कैसा नागरिक होता है? प्रथम नागरिक होता है। क्योंकि क्यों होता है? क्योंकि शासन व प्रशासन, ठीक है दोस्तों, दो वर्ड, शासन और प्रशासन से संबंधित सभी कार्य राज्यपाल के नाम से ही किए जाते हैं। और दोस्तों एक महत्वपूर्ण इंटरेस्टिंग बात और कि राज्यपाल दोहरी भूमिका का निर्वहन करता है। कैसी भूमिका का? दोहरी भूमिका का निर्वहन करता है। और दोहरी भूमिका का भूमिका की जब हम बात करें तो दोहरी भूमिका के संदर्भ में हमें दो चीजें याद होती है। एक और तो वह कॉन्स्टिट्यूशनल हेड के रूप में कार्य करता है, वहीं दूसरी ओर वह राज्य के एजेंट के रूप में कार्य करता है। इसके रूप में एजेंट के रूप में कार्य करता है, जो संघ सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। जबकि जब वह संवैधानिक प्रधान के रूप में होता है तो वह राज्य की कार्यपालिका का कार्य करता है दोस्तों। फिर इसके बाद हम बात करें कि राज्य के संदर्भ में हमें ये विस्तृत चर्चाएं कहाँ से मिलती है, तो आपको पता चलेगा कि राज्य के संदर्भ में विस्तृत चर्चाएं आर्टिकल 152 से 237 तक विस्तृत रूप से वर्णित की गई है। कहाँ पर? आर्टिकल 152 से 237 तक। और भाग कौन सा? हमारा भाग 6। कौन सा? हमारा भाग 6 भारतीय संविधान के भाग 6 के अंदर, ठीक है, आर्टिकल 152 से 237 तक राज्य की कार्यपालिका का वर्णन है। अब भाग 6, आपको पता है कि हर चीज, मतलब जो भी हमारे हैं भाग 6, जिसके अंदर आपको राज्य, तो आप ये देखो, जय देखोगे ना, रा जय ये, तो 6 कैसे लिखते हैं? ऐसे तो लिखते हैं आधा सा। और अगर इसको लिखेंगे तो ये कैसा? तो आप एक राज्य, राज 6 कैसे याद कर सकते हैं? एक ट्रिक से, राज 6, ठीक है, भाग 6 राज 6। एक ये लिंक है दोस्तों, याद हो जाए तो बढ़िया है, नहीं तो आपको बहुत, क्योंकि ये मिक्स होने का चांस बहुत रहता है आर्टिकल्स में या किसी भी चीज में, आप देख लीजिए मिक्स हो लेता है आसानी से। जैसे दूध के अंदर पानी मिक्स हो जाता है, वैसे ही बहुत सारे सब्जेक्ट आपस में भी मिक्स हो जाते हैं। दोस्तों हम आर्टिकल 152 और आर्टिकल 237 की बात करें तो इसके अंदर हमें 3 प्रकार की चीजें दिखाई देती है, या मैं ऐसा कह सकता हूं कि 4 प्रकार से। क्योंकि एक और हम आर्टिकल 152 की बात करते हैं तो एक राज्य की परिभाषा दी गई है इसके अंदर। और मुख्यतः पहले जो आर्टिकल 152 था वो स्टेट को है ना, मतलब जो जम्मू कश्मीर था उसको अलग करने के संदर्भ में ज्यादा परिभाषित है। हालांकि इतना कोई ये महत्वपूर्ण आर्टिकल्स में नहीं है। जब हम आर्टिकल, आपको मैं आपको एक बार चैट जीपीटी में ले चलता हूँ और वहां मैं आपको दिखाऊंगा कि आर्टिकल 152 क्या कहता है। देखिए दोस्तों, आर्टिकल 152 के संदर्भ में जब आप पढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा, आर्टिकल 152 भारतीय संविधान का हिस्सा है जो मौलिक राजनीतिक सिद्धांतों को परिभाषित करने वाला ढांचा स्थापित करता है। कैसा स्थापित करता है? जब हम भारतीय संविधान की बात करते हैं तो हमारा भारतीय संविधान का आर्टिकल 152 संविधान का हिस्सा है जो मौलिक सिद्धांतों को परिभाषित करने वाला ढांचा स्थापित करता है। सहकारी संस्थाओं की संरचना, प्रक्रिया, शक्तियों और कर्तव्यों को स्थापित करता है और मौलिक अधिकारों, नीति निर्देशक तत्वों और नागरिकों के कर्तव्यों को निर्धारित करता है। भारतीय संविधान का 152
52वां आर्टिकल। कैसे? अब आपको एक चीज मन में आ रही होगी आपके कि कैसे भाई, तो आपको कैसे, तो आर्टिकल 152 कहता है कि परिभाषा, इस भाग में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो राज्य पद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर शामिल नहीं है। ये लाइन लिखी हुई है। और अब हम इसकी बात करें तो इसके संदर्भ में आपको एक चीज याद रखनी है कि भाई कुल मिला के ये बात किस पर फोकस कर रही है, क्योंकि राज्य की परिभाषा तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब स्पष्टीकरण की बात करें तो इसके अंदर स्पष्टीकरण में कह सकते हैं हम कि अनुच्छेद 152 भाग 6 के अंतर्गत आता है और जो राज्य के शासन और प्रशासन से संबंधित है यह भाग कार्यपालिका, राज्यपाल की भूमिका, मंत्रिपरिषद और विधानमंडल की रूपरेखा प्रस्तुत करता है कि राज्य में वो वैसे कैसे कार्य करेंगे। अब इसका मूल उद्देश्य क्या था कि यहाँ जम्मू कश्मीर को यहाँ से बाहर करने का एक उद्देश्य था। क्यों? क्योंकि उस समय आर्टिकल 370 लगा हुआ था और जो स्पष्ट रूप से जम्मू कश्मीर को शामिल नहीं करने का निर्देश देता है। अब वर्तमान में क्या प्रभाव पड़ा? जब से आर्टिकल 370 निरस्त हुआ है, जैसे हम कह सकते हैं कि 5 अगस्त 2019 से, तो भारतीय संसद जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा जो था उसे निरस्त कर दिया गया और आर्टिकल 370 निष्प्रभावी हो गया। परिणाम स्वरूप आर्टिकल 152 में उल्लेखित अपवर्जनार्थ जो भी लिखे हुए हैं वह अब उस संदर्भ में लागू नहीं होता जिस संदर्भ में पहले लागू होता था, क्योंकि जम्मू कश्मीर अब संवैधानिक प्रयोजनता के संबंध में अब वह केंद्र शासित या यूनियन टेरिटरी के रूप में कार्य कर रहा है। अब निष्कर्ष के रूप में बात करें तो हमारे पास चैट जीपीटी ने हमें निष्कर्ष भी दिया है। अनुच्छेद 152 भारतीय संविधान के भाग 6 में जम्मू कश्मीर को कुछ संदर्भों से बाहर रखने के लिए विशेष रूप से प्रावधान किया गया था कि उसे बाहर रखा जाए, परंतु आर्टिकल 370 निरस्त होने के बाद इसकी प्रासंगिकता बिल्कुल कम हो गई है। तो दोस्तों अब हम ये चैट जीपीटी वाली स्लाइड आसानी से पढ़ चुके थे, तो अब मैं इसको थोड़ा सा मतलब छोटा कर देता हूँ। और हमारे नोट्स वाली स्लाइड पर वापस आ जाते हैं। तो दोस्तों अब स्टार्ट करें हम कि आर्टिकल हमने 152 तो पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर मैंने आपको विस्तृत रूप से चर्चा कर दी है। अब हम राज्य की कार्यपालिका की बात करें तो राज्य की कार्यपालिका के संदर्भ में आर्टिकल 153 से 167 तक विस्तृत रूप से चर्चा की गई है, जहां हम आर्टिकल 153 से 167 के बीच में राज्य कार्यपालिका के मुख्य संवैधानिक पदाधिकारियों के संदर्भ में चर्चा करेंगे। वहां हम सबसे पहले पढ़ेंगे राज्यपाल और फिर वहां पढ़ेंगे हम मुख्यमंत्री और फिर उसके बाद पढ़ेंगे राज्य मंत्रिपरिषद और उसके बाद महाअधिवक्ता। फिर इसके बाद पढ़ेंगे हम राज्य की विधायिका। राज्य की विधायिका के संदर्भ में आपको पता है कि राज्य की विधायिका पढ़ते समय हम आर्टिकल 168 से 212 तक विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, जहां हम विधान सभा और विधान परिषद के रूप में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। आपको पता है कि हम राजस्थान संदर्भ में पढ़ रहे हैं, तो राजस्थान संदर्भ के जब पढ़ते हैं तो विधान परिषद के लिए राजस्थान सरकार ने कई बार अपनी प्रावधान तो भेजे हैं, परंतु अभी तक गठन नहीं किया गया है। अब आपको आर्टिकल 213 के संदर्भ में और 213 के संदर्भ में एक बात याद रखनी है कि राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति आर्टिकल 213 में है। ठीक है। इसके बाद राज्य की न्यायपालिका की बात करें, राज्य की न्यायपालिका की बात करें तो आर्टिकल 214 के अंदर 214 से 237 तक और राज्य की न्यायपालिका के संदर्भ में आप जब देखेंगे चर्चा करते हुए तो आप पाएंगे कि राज्य की जो न्यायपालिका है वो आर्टिकल 214 से 237 तक तो वर्णित है, लेकिन राज्य की न्यायपालिका क्या एक तरीके से एकीकृत न्यायपालिका के रूप में विस्तृत है। यहाँ सबसे पहले हाई कोर्ट, ठीक है, फिर वो सॉरी यहाँ सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट, फिर आ जाता है हाई कोर्ट और फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो वैसे ही अब ये दोनों हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहाँ होंगे? स्टेट्स में। कहाँ होंगे? राज्यों में।
तो राज्यों की जब बात करें तो राज्य के संदर्भ में उच्च न्यायालय के संदर्भ में आर्टिकल 214 से 232 तक, क्या आर्टिकल 214 और 232 के अंदर किसका उल्लेख किया गया है? हाई कोर्ट का। किसका? हाई कोर्ट का। ठीक है, हाई कोर्ट का विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। और आर्टिकल 233 से 237 तक अधीनस्थ न्यायालयों का वर्णन किया गया है। कौन से न्यायालयों का? अधीनस्थ न्यायालयों का। तो अधीनस्थ न्यायालयों के संदर्भ में भी विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे दोस्तों हम हमारे इस वीडियो के अंदर। हालांकि हमारा इस बार टॉपिक राज्यपाल है। देखिए दोस्तों, राज्यों के राज्यपाल के संदर्भ में, राज्यों के राज्यपाल की जब हम बात करते हैं तो आपको एक चीज याद रखनी है। राज्यों के राज्यपाल के संदर्भ में आर्टिकल 153 मैंने आपसे कही थी कि राज्यपाल 3-5 करने के लिए राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका में क्या करता है? अपनी 3 और 5, 3-5 एक मुहावरा है दोस्तों। इससे हालांकि कोई ऐसा वो है नहीं किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना, लेकिन कुल मिला के अपन को याद करना है और अपन शिक्षा के उद्देश्य से ये पढ़ रहे हैं। तो शिक्षा के उद्देश्य से हम याद कर लेते हैं कि 3-5, 3-5 मतलब एक मुहावरा है 3-5 करना, और 3-5 करने का अर्थ है कि राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका के अंदर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या निभाता है? महत्वपूर्ण भूमिका। तो 3-5 का मतलब राज्य एक अपना महत्वपूर्ण कार्य निभाता है, मतलब उसके कार्यों में इंटरफेयर करता है। 3-5 करने का मतलब इंटरफेयर। तो 3-5 मतलब 53, 53 से याद कर लेंगे कि कौन आता है? राज्यपाल। तो एक ये ट्रिक्स है, तो उससे आप आसानी से याद कर सकते हैं। अब आर्टिकल 153 और चैट जीपीटी के संदर्भ में मैं आपको विस्तृत रूप से वर्णन करूं तो दोस्तों आपको बहुत अच्छा लगेगा कि कितना। एक सेकंड। ठीक है, तो दोस्तों हम जब अब चैट जीपीटी पर चलते हैं और आर्टिकल 153 की बात करते हैं तो आपको पता इतनी खुशी होगी कि उसने इतना अच्छा लिख कर दिया है ना, पूछो मत। देखिए दोस्तों, आपको ना फालतू पैसे वैसे लगाने की कहीं जरूरत होगी नहीं। आपको ये फ्री में वर्जन मिल जाता है। तो आप यहाँ से फ्री में मतलब आसानी से आपका काम हो जाएगा। जब आर्टिकल हम 153 की बात करते हैं तो हमारे कहता है कि पदवी, तो राज्यपाल राज्यों के संदर्भ में। अब इसकी विषय वस्तु क्या है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 153 प्रावधान करता है कि भारत कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। हालांकि इस बात की भी संभावना भी व्यक्त करता है आर्टिकल 7 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से कि एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। अब दोस्तों स्पष्टीकरण की बात करें तो कि इसके संदर्भ में स्पष्टीकरण क्या लिया जा सकता है? राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है और यह अनुच्छेद सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल नामित या नियुक्त अवश्य होगा। ठीक है। अब दोस्तों यदि देखो दोस्तों, इसका थोड़ा हिंदी के अंदर ना ट्रांसलेशन का बंटाधार हो चुका है, तो मैं आपको इंग्लिश में ही पढ़ के बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ किसका यूज ले रहे हैं हम? पॉसिबल सेल का यूज लेते हैं इस आर्टिकल में। हाँ, तो दोस्तों ये इंग्लिश का वर्जन। तो मैं आपको अब धीरे धीरे समझाता रहूंगा कि क्या है। कि दोस्तों सुनिश्चित, ये तो हम पढ़ चुके, यदि भी परंपरागत रूप से प्रत्येक राज्य का अपना राज्यपाल होता है, फिर भी दो या दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान प्रशासनिक ढांचे में लचीलेपन को बनाए रखने के लिए किया गया था। विशेष रूप से छोटे या कम आबादी वाले राज्य जहां पूर्णकालिक राज्य की राज्यपाल की आवश्यकता नहीं होती, वहां पर इस प्रकार का जो हमारा 7वां संविधानिक है उसके पीछे ये मान्यता थी। और संक्षेप में हम कह सकते हैं दोस्तों कि आर्टिकल 153 सभी राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति के लिए आधारभूत नियम का निर्धारण करता है और आवश्यकता पड़ने पर एकाधिक राज्यों के राज्यपाल नियुक्त करना व्यवहारिक प्रशासन और शासन के विकल्प को खोल देता है। तो दोस्तों अब हम ये तो पढ़ चुके हैं चैट जीपीटी। अब इसकी स्लाइड को थोड़ा नीचे कर देते हैं और हमारे नोट्स पर हम आ जाते हैं दोबारा। ठीक है।
दोस्तों अब आता है हमारे राज्यपाल। राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल के संदर्भ में आपको पता है कि प्रत्येक राज्य का क्या होगा, एक राज्यपाल होगा। क्या होगा? एक राज्यपाल। और इसके लिए शैल बी का यूज लिया जाता है। किसका यूज? शैल बी, मतलब अनिवार्य होगा। कैसा होगा? अनिवार्य होगा। अब सातवें संविधान संशोधन की बात करें दोस्तों, तो सातवें संविधान संशोधन में कहा गया है कि सातवां संविधान संशोधन, एक व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त हो सकता है। कैसा? एक व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? एक व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। अब दोस्तों सातवां संविधान संशोधन जो कि 1956 में हुआ, तो कैसे करेंगे आप याद इसको? देखिए, सातवां संविधान संशोधन, तो सातवां संविधान संशोधन आपको सात को उल्टा करना है। कैसा करना है? 56। तो या सात से एक कम भी कर सकते हैं आप। तो सातवां संविधान, सात को जब उल्टा करेंगे तो आपको ये कैसा दिखाई देगा? ऐसा। और इन दोनों को मिला दिया तो कैसा हो गया? 56। दोस्तों क्योंकि ये याद करने का आसान तरीका है, नहीं तो ऐसा बहुत कठिनाई होती है याद करने की, तो आप इसे अन्यथा ना लें, क्योंकि ये आपके भले के लिए है और मैं इसे आसानी से याद करवा रहा हूँ आपको। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं कि सातवें संविधान संशोधन से और अधिक और भी प्रावधान किए गए थे दोस्तों। यहीं संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना, अर्थात संयुक्त हाईकोर्ट की भी स्थापना की गई थी इसी आर्टिकल के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, और एक राज्य प्रमुख के पद का भी निरसन किया गया था। अतः राज्यपाल के जो राज्य प्रमुख का जो पद था उसे यहाँ से हटा दिया गया था। अब दोस्तों राजस्थान के राज्यपाल की बात करते हैं हम। तो राजस्थान के संदर्भ में कुछ चीजें आपको याद रखनी है कि दूसरे राज्य के राज्यपाल को प्रथम बार राजस्थान में राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार, कैसा कार्यभार? अतिरिक्त कार्यभार। कैसा? तो अतिरिक्त कार्यभार प्रदान किसको किया गया सर्वप्रथम? और वो था हमारा स्वरूप सिंह। स्वरूप सिंह की बात करें तो स्वरूप सिंह यूपीएससी के सदस्य भी रह चुके हैं दोस्तों। क्या रह चुके हैं? स्वरूप सिंह यूपीएससी के सदस्य भी रह चुके हैं। और ये इनको कार्यकाल, अतिरिक्त कार्यकाल कहाँ दिया गया था? गुजरात का। तो जब ये गुजरात के राज्यपाल थे तो इन्हें राजस्थान का क्या दिया गया? राजस्थान का इन्हें अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है राज्यपाल पद के लिए। राज्यपाल पद के लिए अतिरिक्त कार्यभार देते समय वहां भी इन्होंने शपथ ली थी, और यहाँ जब राजस्थान में अपने राज्यपाल का कार्य का भार संभाल रहे थे तो इन्होंने पुनः शपथ ली। और ये बात है 1991-92 की। तो सबसे पहले स्वरूप सिंह, राजस्थान का स्वरूप बदलने के लिए कौन आए? सर्वप्रथम राज्यपाल जो का अतिरिक्त कार्यभार वाले राज्यपाल थे वो थे स्वरूप सिंह। कौन थे? राजस्थान के राज्यपाल स्वरूप सिंह, जो पहले अतिरिक्त कार्यभार वाले थे। तो कब आए पहले नंबर पर? तो 1991 में, 1991-92 में, है ना। स्वरूप सिंह पहले थे तो इसी वजह से कब आए पहले नंबर पर, जिससे आपको ये भी याद हो जाएगा। ठीक है। और कहाँ के राज्यपाल थे ये? गुजरात के। कहाँ के? गुजरात के। राजस्थान का पड़ोसी राज्य कौन सा है? गुजरात। और आपको एक चीज और याद रखनी है इसके अंदर, स्वरूप सिंह थे वो यूपीएससी के सदस्य भी रह चुके हैं। अब हम बात करें दोस्तों कि किसी दूसरे राज्य के राज्यपाल जिनको अंतिम बार, मतलब अभी तक, तो किसे अतिरिक्त कार्य राज्यपाल को अतिरिक्त कार्यभार दिया गया? राजस्थान का ऐसा राज्यपाल जिसे अब तक, जो कि हम बात कर रहे हैं 2023 की, तो 23 के अंदर सबसे अंतिम बार अब तक के में तो किसे दिया गया? तो आपको पता है कि श्री राम जी अंतिम समय तक रहते हैं। तो अंतिम समय तक रहने का मतलब कि राजस्थान का राज्यपाल जो कि 2014 के अंदर राम नाईक। ठीक है। तो इससे आपको याद कर सकते हैं कि राम नाईक, इससे आपको याद हो जाएगा कि, और ये कहाँ के थे? यूपी के। यूपी के। और ये कब आए? 2014 के अंदर। ठीक है। अब आपको ये याद रखना है कि सबसे पहले तो कौन आया? पहले स्वरूप बदला जाएगा। स्वरूप। ठीक है। सबसे पहले स्वरूप सिंह आए। ठीक है। फिर वो यूपीएससी के सदस्य थे। और अंतिम बार की, अब तक की बात करें अंतिम बार, तो कौन आए? राम, श्री राम नाईक।
तो आपको पता है कि प्रारंभ में स्वरूप सिंह और अंत समय तक कौन रहते हैं? श्री राम जी। एक ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं दोस्तों। राज्यपाल का प्रथम और एकमात्र राज्यपाल जिनको दूसरे राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया, अर्थात राजस्थान का एकमात्र राज्यपाल जिसे किसी दूसरे राज्य के अंदर अतिरिक्त कार्यभार या अतिरिक्त कार्यभार वाला राज्यपाल नियुक्त किया गया, और वो थे हमारे कल्याण सिंह। कल्याण सिंह को पता है, आपको पता है कि कल्याण सिंह कहाँ गए कल्याण करने के लिए? हिमाचल प्रदेश। कहां पर गए? हिमाचल प्रदेश। और कल्याण सिंह के बारे में आपको एक चीज याद रखनी है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। कहाँ के? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। अब दोस्तों हम बात करें कि राजस्थान में अब तक अतिरिक्त कार्यभार वाले 9 राज्यपाल रह चुके हैं कि जो राजस्थान में किसी अन्य राज्य से अपने कार्यवाहक भूमिका का निर्वहन कर रहे थे। तो उसके अंदर हमने 2 तो पढ़ चुके हैं, एक तो स्वरूप सिंह और दूसरा राम नाईक। जब हम स्वरूप सिंह की बात करते हैं तो स्वरूप सिंह गुजरात से संबंध रखते हैं अपना, वो गुजरात के राज्यपाल थे उस समय। और आपको एक नाम याद रखना है ना? सबसे पहले धनिक लाल। धनिक लाल। धनिक लाल कैसा लाल? धनिक लाल। धनिक लाल मंडल जो कि हरियाणा के थे, उनको भी राजस्थान का अतिरिक्त कार्यवाहक राज्यपाल बनाया गया। फिर कैलाशपति मिश्र, फिर टीटी राजेश्वर, फिर ए आर किदवई और रामेश्वर लाल ठाकुर और एक प्रभा राव जो कि हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल थी। और आपको पता है कि कल्याण सिंह यहां से अतिरिक्त कार्यभार संभालने के लिए हिमाचल प्रदेश गए थे। फिर शिवराज सिंह पाटिल, और अब आप फिर अंत में हमारे राज्यपाल रहे राम नाईक। अब दोस्तों बात करें हम स्वरूप सिंह की, तो आपको ये तो याद हो ही गया, और राम नाईक ये भी याद हो गया। तो दोस्तों अब आप देखेंगे तो इसके अंदर से ना कई भगवान शिव के नाम से आपको याद रख सकते हो। देखिए सबसे पहले कैलाशपति। कैलाशपति मिश्र। कैलाशपति भगवान शिव का नाम है। राजेश्वर भी किसका नाम है? भगवान शिव का। रामेश्वर ये भी किसका नाम है? भगवान शिव का। और शिवराजन, तो ये तो आपको पता ही है कि शिवराजन। अब आपको 3 ही याद रखना है, एक तो प्रभा राव, ए आर किदवई और धनिक लाल मंडल। ठीक है दोस्तों। अब आर्टिकल 154 की बात करें तो आर्टिकल 154 राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति के संदर्भ में विस्तृत रूप से चर्चा करता है। आर्टिकल 154 की जब हम बात करते हैं, ठीक है, आर्टिकल 154 की हम जब बात करते हैं तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। किसकी बात करते हैं हम? राज्यपाल में निहित होगी। किसमें निहित होगी? राज्यपाल में। और राज्यपाल इसको कैसे प्रयोग करेगा? इस शक्ति का प्रावधान स्वयं कर सकता है। कैसा कर सकता है? या तो स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थों के अधीन करेगा। कैसे करेगा? या तो स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थों की सहायता से इसे कंप्लीट करेगा। ठीक है। अब उपयुक्त अनुच्छेद दर्शाता है कि राज्यपाल की कार्यपालिका का राज्यपाल कैसा है? कि संवैधानिक प्रमुख है। इससे पता चलता है कि दोस्तों राज्यपाल क्या है? कि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। क्यों? किस बात से? क्योंकि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है और उसका प्रयोग वह स्वयं या अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। अब दोस्तों मैंने ये कुछ पहला कि हम पढ़ चुके हैं ये। अब दोस्तों हमारा आर्टिकल आ जाता है हमारे पास 100। अब हमारे पास आर्टिकल आ जाता है हमारा 155। 155 के संदर्भ में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। तो आपको पता है कि दोस्तों 5-5 आदमी मिलकर, आप गांव में आपने देखा होगा कि पंचायत जब जुड़ती है तो वह किसी को बर्खास्त भी कर सकती है। और गांव में तो ऐसा ही होता है कि 5 आदमियों ने कह दी तो उसको नियुक्त कर दो, मतलब उसको अपॉइंट कर दो। तो ऐसे आपको एक ट्रिक से याद रखना है कि अपॉइंटमेंट अर्थात 5-5 आदमी किसको मिलकर किसी को नियुक्त कर सकते हैं। और 5 आदमी किसको नियुक्त कर रहे हैं?
राज्यपाल को, ऐसा वैसे है नहीं, ये सिर्फ याद करने की ट्रिक है। तो नियुक्ति किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। यह नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल की, राष्ट्रपति। और नियुक्ति कैसे की जाएगी आपको पता है? नियुक्ति की जाएगी एक अधिपत्र के माध्यम से। तो दोस्तों अधिपत्र के माध्यम से, और अधिपत्र को हम कहते हैं वारंट। वारंट जिसके अंदर राष्ट्रपति की सील व मोहर होगी, क्या होगी? और जिस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर भी होंगे। अब बात आती है कि इस अधिपत्र जो वारंट था उसको कौन पढ़ता है राज्य में सबसे पहले? तो दोस्तों आपको पता होगा कि सबसे पहले पढ़ा लिखा आदमी ही इस वारंट को पढ़ता है। तो राज्य के अंदर सबसे पढ़ा लिखा आदमी कौन है? मुख्य सचिव। मुख्य सचिव की बात करें तो वही इस राज्यपाल के वारंट को पढ़कर सुनाता है। ठीक है। अब हम राज्यपाल की नियुक्ति संबंधित प्रावधानों की बात करें तो राज्यपाल की नियुक्ति संबंधित प्रावधानों के संदर्भ में आपको याद रखना है कि ये कहां से लिए गए हैं? कनाडा के संविधान से। कहां से? कनाडा के संविधान से। ठीक है। और जब हम राज्यपाल पद की बात करते हैं तो दोस्तों इसके संदर्भ में आपको याद रखना है कि राज्यपाल के संदर्भ में जब हम पद की बात करते हैं तो पद भारत शासन अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। कहां से लिया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। अब दोस्तों चैट जीपीटी की बात करें तो हमारा चैट जीपीटी संदर्भ में क्या कहता है? हालांकि चैट जीपीटी को आप जब देखेंगे तो उसने ना इस आर्टिकल को बहुत अच्छा विश्लेषण किया है दोस्तों। तो मैं आपको थोड़ी स्लाइड ऊपर ले लेता हूँ जिससे आपको आसानी से दिखाई देने लगे। तो देखिए दोस्तों, अब आर्टिकल कौन सा देख रहे थे हम? 153 तो हम पढ़ चुके हैं। हाँ, देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान का आर्टिकल 154 राज्य की कार्यकारी शक्ति से संबंधित है और उसमें कहा गया है कि आर्टिकल 154 राज्यपाल की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। जब हम आर्टिकल राज्य की कार्यपालिका के संदर्भ में पढ़ते हैं तो हमें आर्टिकल 154 में कुछ बातें याद रखनी चाहिए। और पहली वो कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और इसे वह संविधान या उसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से प्रयोग करेगा। और इस अनुच्छेद में एक चीज और कही गई है। तो इस अनुच्छेद में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है कि किसी विद्यमान विधि द्वारा अन्य प्राधिकारियों को सौंपे गए कृत्य को राज्यपाल को हस्तांतरित करने वाला समझा जाएगा या समझा जाएगा। अब दूसरा, ऐसा नहीं कहा गया है। ध्यान रखना 2 पॉइंट, क्योंकि दे सकते हैं आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में। संसद या राज्य विधानमंडल को राज्यपाल के अधीन किसी भी प्राधिकारी को विधि के कार्य सौंपने से रोकेगा, ऐसा भी नहीं कहा गया है। ठीक है, दोबारा पढ़ देता हूं दोस्तों। किसी विद्यमान विधि द्वारा किसी अन्य प्राधिकारी को सौंपे गए किसी कृत्य को राज्यपाल को हस्तांतरित करने वाला समझा जाएगा, ऐसा नहीं किया जा सकता। संसद या राज्य विधानमंडल को राज्यपाल के अधीनस्थ किसी अन्य प्राधिकारी को विधि द्वारा कार्य सौंपने से रोकेगा, ऐसा भी नहीं कहा गया, क्योंकि संसद और राज्य विधानमंडल किसी भी विधि का कार्य सौंप सकते हैं, ऐसा रोका भी नहीं गया है इनको। तो दोस्तों ये बहुत क्रूशियल पॉइंट था। आपको हालांकि थोड़ा समझने में दिक्कत आएगी, लेकिन दोस्तों ये ना बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। अब प्रमुख बिंदुओं की बात करें आर्टिकल 155 की, सॉरी 155 में तो हमारी नियुक्ति थी और 154 में बात करते हैं हम कार्यपालिका शक्ति की। तो कार्यपालिका शक्ति की दोस्तों मैंने आपको याद करने की ट्रिक नहीं बताई थी। आपको पता है कि एक लकड़ी आसानी से टूट जाती है और दो लकड़ी भी आसानी से जोड़ लगाने पर टूट जाती है, लेकिन हम अपनी चार, हमारे हाथ में कितनी उंगलियां? 4 उंगलियां। यदि हम कोई एक चारों उंगलियों से अगर हम किसी चीज को पकड़े तो वो क्या टूट पाएगी? क्या नहीं टूट पाएगी ना। वैसे ही हमको राज्यपाल के संदर्भ में याद रखना है कि राज्यपाल 4 उंगलियां मतलब 154 आर्टिकल, और 154 आर्टिकल का मतलब शक्ति। ठीक है, और शक्ति किसमें निहित होगी? राज्य की कार्यपालिका में। अब दोस्तों बात करें हम कि राज्यपाल की भूमिका क्या है आर्टिकल 154 में। देखिए राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है और उसकी कार्यकारी
कार्यकारी शक्ति उसके पास निहित होती है। हालांकि इन शक्तियों का प्रयोग वह आमतौर पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्री परिषद की सलाह से ही करता है। अब शक्तियों के प्रायोजन की बात करें तो शक्तियों का प्रायोजन या तो स्वयं या अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। जब इसकी सीमा की बात करते हैं तो राज्यपाल द्वारा अन्य प्राधिकारियों को सौंपे गए कार्यों को स्वचालित रूप से संभाल नहीं सकता। वो स्वचालित रूप से जब तक संभाल नहीं लेता वह विधायिका के अन्य प्राधिकारियों को कार्य सौंपने से रोकता है। ठीक है दोस्तों, अब यह अनुच्छेद भारतीय संघीय ढांचे को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि राज्य में जहां राज्यपाल कार्यपालिका का प्राधिकार ग्रहण करता है, वहीं संवैधानिक रूप से परिभाषित राज्यपाल केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में भी कार्य करता है तथा निर्वाचित सरकार के बीच में संतुलन भी बनाए रखता है। तो दोस्तों, ये था हमारा चैट जीपीटी के द्वारा आर्टिकल 52 में लिखा गया लेख। तो अब चलते हैं दोस्तों हमारे वही पुराने नोट्सों की ओर। अब राज्यपाल के संदर्भ में आपको पता है कि राज्यपाल का अनुच्छेद 156। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद अब 5 आदमियों ने मिलकर नियुक्त तो कर दिया, 5 आदमी ने मिलकर नियुक्त कर दिया, तो 5 आदमी ने नियुक्त कर दिया। तो उसके बाद में आपको एक चीज याद रखनी है कि 5-6 आदमी क्या करेंगे, अब उसके कार्यकाल पर चर्चा करेंगे। तो कार्यकाल पर चर्चा करते समय कहेंगे कि कुछ को कहेंगे 5 कर दो, कुछ कहेंगे 6 कर दो, लेकिन 5 व्यक्तियों ने कितना कार्यकाल निर्धारित किया? 5 वर्ष। ठीक है, 6 आदमियों की व्यक्ति बात नहीं मानी। तो इस प्रकार हम याद कर सकते हैं कि आर्टिकल 156 राज्यपाल के पदावधि अर्थात कार्यकाल अर्थात टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर की बात करता है, जहां राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपना कार्यभार ग्रहण करते हैं। अर्थात इसका कहने का मतलब हुआ कि राज्यपाल राष्ट्रपति की जब इच्छा हुई ठीक है, तो उसे पद मुक्त भी कर सकता है। क्या कर सकता है? उसे पद मुक्त भी कर सकता है। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं राज्यपाल की, तो राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए कभी भी अपना त्याग पत्र भी दे सकता है। तो किसको संबोधित करते हुए दे सकता है दोस्तों? राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए। त्याग पत्र राज्यपाल किसको दे सकता है? अपना राष्ट्रपति को। ठीक है, लेकिन सामान्यतः राज्यपाल के संदर्भ में एक बात और याद रखते हैं कि राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तिथि से, कब से? पद ग्रहण की तिथि से, कब से? पद ग्रहण की तिथि से उसका कार्यकाल 5 वर्ष होगा, लेकिन 5 वर्ष के पश्चात भी, देखिए दोस्तों, 5 वर्ष के बाद भी वह तब तक अपना पद ग्रहण करेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी नहीं आ जाता। कौन नहीं आ जाता? उसका उत्तराधिकारी। कौन नहीं आ जाता? उसका उत्तराधिकारी। ठीक है, ये दोस्तों मैंने कुछ आपको पॉइंट्स बताए थे। अब राज्य, देखिए आपको एक चीज याद रखना है कि संविधान के अंदर जब हम देखते हैं तो संविधान के अंदर राज्यपाल को हटाने के लिए कोई भी आधारों का वर्णन नहीं किया गया है और न ही की गई है उसकी कोई प्रक्रिया। ठीक है, न तो राज्यपाल को हटाने के आधारों का वर्णन किया गया है, न ही उसकी प्रक्रियाओं का वर्णन किया गया है। तो इससे पता चलता है कि राज्यपाल का पद अब और अधिक विवादित हो जाएगा। दोस्तों, इसी संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का एक वाद आया, बीपी सिंघल वाद, और वो 2010 के अंदर आया। तो आपको एक चीज याद रखनी है कि 2010 के अंदर क्या आया उसके अंदर, तो वीपी कितनी? 210। कितनी? वीपी 210। ठीक है, हालांकि ये ट्रिक है, इस वजह से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो वीपी 210। तो सिंघलवाद कब आया? वीपी सिंघलवाद 2010 के अंदर। और इस वाद के अंदर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राज्यपाल कोई राष्ट्रपति का कर्मचारी नहीं है, वह संवैधानिक प्रधान है और हटाने के लिए कोई उसे सुदृढ़ या मजबूत आधार होना चाहिए, ऐसे ही नहीं हटा सकते। जब हम पुंछी आयोग की बात करते हैं तो पुंछी आयोग 2007 के अंदर, तो देखिए दोस्तों, पंछी, ठीक है, तो 7
तो ऐसे एक याद कर सकते हो आप कि इसके अंदर है ना लयबद्धता हो रही है, पंछी सात, पंछी सात, ठीक है। मुंशी आयोग 2007 के अंदर आया। कब आया? 2007 के अंदर। और इस आयोग ने कहा कि संविधान में उल्लेखित प्रसाद पर्यंत जो प्रावधान है, ठीक है, क्या प्रावधान है? प्रसाद पर्यंत का जो प्रावधान है उसे समाप्त किया जाए, तथा इस आयोग ने सिफारिश की कि राज्यपाल पद को एक महाभियोग जैसी प्रक्रिया को अपनाना चाहिए राज्यपाल के संदर्भ में, जिससे उसका पद और अधिक महत्वपूर्ण हो सके और उसके निर्णय, क्योंकि आपको पता है कि जब संघ सरकार में परिवर्तन हो जाते हैं तो कई बार ऐसा हुआ है कि जो विपरीत मतलब थे राज्यपाल, जो कि विपरीत दल से संबंध रखते थे, उनका सबका राष्ट्रपति द्वारा क्या ले लिया गया? इस्तीफा अर्थात त्याग पत्र। राज्यपाल राजस्थान का वह राज्यपाल जिसने, अब एक चीज राजस्थान के संदर्भ में आपको एक फैक्ट याद रखना है कि राजस्थान का वह राज्यपाल जिसने राष्ट्रपति पद से मुक्त, राष्ट्रपति द्वारा उसे पद मुक्त किया गया, तो वह है रघुकुल तिलक। तो आपको पता है कि जब हम विदा होते हैं तो कैसे करते हैं? तिलक लगाकर। तो तिलक लगाकर विदा करते हैं। तो हमारे पास आपको पता है या हमारे राज्यपाल याद रख सकते हैं कि एक राज्यपाल जिन्हें रघुकुल तिलक, उनको राष्ट्रपति द्वारा तिलक लगाकर विदा किया गया या उसे उन्होंने पद मुक्त किया गया। और यह है बात 1981 की। अब आपको पता है कि हमने स्वरूप सिंह के संदर्भ में भी इकरान में पढ़ा था, और यहाँ भी, क्योंकि वो भी पहले थे, लास्ट में उनके भी फर्स्ट आया था। और रघुकुल तिलक की जब बात करते हैं तो हमें यहाँ उनकी बात करनी है, तो उस समय आपको एक चीज याद रखनी है कि ये भी हमारे पहले थे जिन्होंने राष्ट्रपति द्वारा पदमुक्त किया गया। तो आपको याद रखना है 1981, मतलब कब? पहले, ठीक है। तो रघुकुल तिलक को पहले तिलक। और इस समय थे नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है। हमारे राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। और आपको पता है कि रघुकुल तिलक हमारे आरपीएससी के सदस्य भी रह चुके हैं। अब राजस्थान के राज्यपाल का वह राज्यपाल जिसमें पद में रहते हुए सर्वप्रथम इस्तीफा दिया गया, त्याग पत्र दे दिया, तो इसमें हमको दो याद रखना है। मदन लाल खुराना तो दिल्ली के सीएम रह चुके हैं, क्योंकि मदन लाल खुराना और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अब आपको कैसे याद करना है दोस्तों? क्योंकि ये मदन लाल खुराना थे ना, वो दिल्ली के चुनाव के सिलसिले के अंदर अपना त्याग पत्र दे चुके थे, ठीक है। अब इसकी याद करने की क्या ट्रिक हो सकती है? देखिए, मदन लाल तो सबसे पहले त्याग पत्र दिया खुराना साहब ने, ठीक है। त्याग पत्र किसने दिया? खुराना साहब ने। और फिर उसके बाद पाटिल देवी ने, ठीक है, प्रतिभा पाटिल ने, ठीक है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने। तो सबसे पहले त्याग पत्र किसने दिया? खुराना साहब ने, ठीक है। ऐसे याद कर सकते हो आप। अब राजस्थान के राज्यपालों की बात करें तो राजस्थान के राज्यपाल सर्वाधिक कुछ दोस्तों, कौन सा आर्टिकल था ये हमारा? शायद हमने चैट जीपीटी में ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा हो तो अभी अपन पढ़ लेंगे। आर्टिकल 156 शायद नहीं पढ़ा है चैट जीपीटी। दोस्तों, आर्टिकल 155 भी हमने चैट जीपीटी से नहीं पढ़ा था, तो वो पढ़ लीजिए एक बार आप। देखिए, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 155 में राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। और अनुच्छेद 155 कहता है कि किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर एवं मुहर सहित अधिपत्र द्वारा की जाएगी। अब जब हम दोस्तों बात करते हैं राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति, राज्यपाल जो किसी राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि राज्यपाल को चुनने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। हालांकि ये तो कहने की बात है, लेकिन वास्तव में आमतौर पर केंद्र सरकार और मुख्यतः मंत्री परिषद की सलाह पर यह कार्य किया जाता है। जब हम कार्यकाल और अवधि की बात करते हैं तो आर्टिकल 155
के अंदर राज्यपाल के कार्यकाल का स्पष्ट रूप से तो उल्लेख नहीं है, लेकिन आमतौर पर यह समझा जा सकता है अन्य संबंधित प्रावधानों और परंपराओं के अनुसार कि राज्यपाल का कार्यकाल 5 साल की अवधि तक पद पर रहता है। और हालांकि राष्ट्रपति चाहे तो राज्यपाल को कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व भी पद मुक्त कर सकता है। जब हम राष्ट्रपति के हस्ताक्षर और मोहर के तहत वारंट की बात करते हैं, तो इस वाक्यांश का एक अर्थ है दोस्तों कि इसकी नियुक्ति की औपचारिक प्रवृत्ति पर जोर देता है। किस पर? औपचारिक प्रवृत्ति पर जोर देता है और यह सुनिश्चित करता है कि राज्यपाल की नियुक्ति आधिकारिक रिकॉर्ड का मामला है। कैसा रिकॉर्ड का मामला है? आधिकारिक रिकॉर्ड का मामला है, क्योंकि वो संवैधानिक पदाधिकारी है दोस्तों। अब संबंधित लेखों की आलेखों की बात करें तो आर्टिकल 156 और आर्टिकल 157 दोनों को आपस में एक दूसरे से मिलते हुए हैं। ये आर्टिकल 156, ठीक है, 5-6 आदमी क्या करेंगे? उसे कार्यकाल बताएंगे, अर्थात पदावधि बताएंगे। आर्टिकल 156 राज्यपाल को हटाया जा सकता है तथा उनकी पदावधि के बारे में चर्चा करता है, जबकि आर्टिकल 157 राज्यपाल के लिए नियुक्त होने के लिए योग्यताएं निर्धारित करता है। आपको पता है कि 7, हालांकि अब चलते हैं दोस्तों, मैं आपको ले चलता हूँ चैट जीपीटी वाली स्लाइड को थोड़ा नीचे, और अब चलते हैं नोट्स पर। अब दोस्तों राज्यपाल की पदावधि तो हम विस्तृत रूप से पढ़ चुके हैं। हम पुंछी आयोग 2000 कितना 7। अब आती है राज्यपालों की बात। कुछ रहा तो नहीं है ना? अब राजस्थान के राज्यपालों की बात आती है और राजस्थान के राज्यपालों के संदर्भ में आपको एक चीज याद रखनी है दोस्तों, और वो है सबसे महत्वपूर्ण, सबसे लंबी अवधि का कार्यकाल किसका रहा राज्यपालों के संदर्भ में? सबसे लंबी अवधि का, जब हम राजस्थान के राज्यपालों की बात करते हैं तो सबसे लंबी अवधि का कार्यकाल सरदार गुरुमुख निहाल सिंह का रहा। किसका रहा? सरदार गुरुमुख निहाल सिंह का। और ये कब से कब रहा? 1 नवंबर 1956 से 15 अप्रैल 1962। तो आपको देखिए दोस्तों, ऐसे गुरु के अंदर मात्रा कैसी आ रही है, ठीक है? तो आपको इसको सिर्फ 6 को ऐसे करना है, ठीक है? आपको पता चलेगा कि 56, ठीक है? तो गुरुमुख निहाल सिंह कब से? 56 से 62 तक। कब से? 56 से 62 तक सबसे लंबी अवधि का कार्यकाल रहा। दोस्तों जब हम सबसे कम अवधि के कार्यकाल की बात करते हैं तो उसके अंदर नाम आता है सरदार दरबारा सिंह का। दोस्तों सबसे लंबी और सबसे कम अवधि दोनों के अंदर सरदार हैं, लेकिन सबसे लंबी, आपको पता है गुरु लंबे समय के लिए हमारे साथ रहते हैं, इसलिए सबसे लंबी अवधि किसकी? सरदार गुरुमुख की, ठीक है? और फिर हम बात करें दोस्तों, एक सेकंड दोस्तों, इसके बाद हम बात करें सबसे कम अवधि। तो आपको पता है कि कोई सा भी दरबार लगा लो आप, तो दरबार कम समय के लिए लगाया जाता है। भगवान के दरबार में आप कितनी देर जाते हो? थोड़ी सी देर। तो उससे आप ट्रिक लगाते हुए याद कर सकते हो कि सबसे कम अवधि का जो कार्यकाल है वो 23 दिन के लिए किसका? सरदार दरबारा सिंह का। कौन से सरदार का? सरदार दरबारा सिंह का। अब अतिरिक्त कार्यभार वाला, अब आपको पता है कि आपका जब अतिरिक्त समय बचता है तो ही आप टीवी देखते हैं, ठीक है? अतिरिक्त समय बचता है तभी तो टीवी देखते हैं। तो आपको याद रखना है कि अतिरिक्त कार्यभार वाला राज्यपाल टीवी राजेश्वर, ठीक है? टीवी राजेश्वर, और वो कितने दिन? 7 दिन, ठीक है? 7 दिन। और आपको पता है कि 7 डेज में एक बार कभी कभी मौका मिल जाए टीवी देखने का, नहीं तो नहीं मिलता। तो सबसे कम अवधि अतिरिक्त कार्यभार वाले राज्यपाल, और ऑल ओवर सभी के अंदर सबसे कम अवधि किसकी है? 7 दिन, टी राजेश्वर की। और जब हम कार्यवाहक राज्यपाल की बात करते हैं तो कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में मिलाप चंद जैन, जो कि केवल 10 दिन रहे। कितने दिन?
मिलाप चंद जैन कितने दिन रहे? 10 दिन तक। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं हम? अपने कार्य से क्या कोई भी व्यक्ति मिलने आता है तो कितने दिन रुकता है? 10-15 दिन। तो वैसे एक याद कर सकते हो आप, मिलाप चंद जैन कार्यवाहक राज्यपाल थे। अब आर्टिकल 157 की जब हम बात करते हैं तो दोस्तों हमारी ये लगभग तीनों हो चुके हैं, सरदार गुरुमुख, सरदार दरबारा सिंह, टीवी राजेश्वर और मिलाप चंद्र जैन। जब हम आर्टिकल दोस्तों 157 की बात करते हैं तो आर्टिकल 157 के अंदर राज्यपाल पद की योग्यताओं के संदर्भ में बात करते हैं। राज्यपाल पद की योग्यताओं के संदर्भ में हमें कुछ बातें याद रखनी चाहिए और उन बातों के संदर्भ में केवल 2 बातें याद रखनी चाहिए। पहला तो है भारत का क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, और उसकी आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? 35। अब दोस्तों कैसे याद करेंगे? 35। ठीक है, अब 35 और 35 के बाद जैसे ही हम 57 लिखेंगे, ठीक है, तो जैसे ही हमने 35 और 35 से आगे ही हम मिला लेंगे 57। ठीक है, तो इसके इससे पता चलेगा कि हमारा आर्टिकल जो राष्ट्रपति वो राज्यपाल की जो 35 वर्ष की आयु का प्रावधान किया गया है वो आर्टिकल 57 के अंदर किया गया है। कौन से आर्टिकल में किया गया है? आर्टिकल 57 के अंदर किया गया है। अब राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में परंपराओं की बात करें तो राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में परंपराओं के संदर्भ में आपको कुछ बातें याद रखनी है कि राष्ट्रपति के संदर्भ में राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में यह परंपराएं अपनाता है कि उस राज्य के राज्यपाल को नियुक्त नहीं करेगा यदि कोई निवासी है, मतलब कोई राज्यपाल उसी राज्य का निवासी है तो उसे वहां का क्या नहीं नियुक्त किया जाएगा? राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो आपको पता है कि फिर कार्य तो होंगे नहीं, फिर वो आपस में एक दूसरे के कार्य में इंटरफेयर करना स्टार्ट कर देंगे। और नियुक्ति जब राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है तो सामान्यतः मुख्यमंत्री से परामर्श लेता है। आपको पता है कि परामर्श राष्ट्रपति माने या न माने वो उसका स्वयं का विवेक है। जब हम आर्टिकल 158 की बात करते हैं तो आर्टिकल 158 के संदर्भ में आपको बातें याद रखनी है कि आर्टिकल 158 राज्यपाल के पद की शर्तें अर्थात तो ऑफिस कंडीशन ऑफ गवर्नर गवर्नर ऑफिस अर्थात पद की शर्तें निर्धारित करता है। दोस्तों हम आर्टिकल कौन सा था, किसके बारे में बात कर रहे थे अभी? अब शायद इस आर्टिकल को जब हम 57 आर्टिकल 57 को जहां 35 वर्ष की आयु का प्रावधान है उसको चैट जीपीटी पर पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़ चुके शायद। तो दोस्तों मैं इसकी स्लाइड को ऊपर लाता हूं और आपको ले चलता हूं कि चैट जीपीटी आर्टिकल 57 जहां 35 अर्थात 57 अर्थात 35 वर्ष की आयु दोस्तों मैंने ना ये सिर्फ इतना ही किया था। अब चैट जीपीटी का मैंने सर्च नहीं किया इतना। तो दोस्तों अब हमारी क्लास क्योंकि एंड होने वाली है तो अभी तो मैं पढ़ा देता हूँ, बाद में आपको उसी के अंदर हम दोबारा देख लेंगे। राज्यपाल की नियुक्ति है ना, ये तो हम पढ़ चुके हैं और चलते हैं अब राज्यपाल पद की शर्तें। शर्तें आपको पता है कि बराबर वाले व्यक्तियों के अंदर शर्तें लगाई जाती है। कैसे? बराबर वाले व्यक्तियों के अंदर क्या लगाई जाती है? शर्तें। तो ये बराबर वाले व्यक्ति और ये भी बराबर वाला व्यक्ति, ठीक है, अब दोनों के अंदर लगाई जाएगी शर्तें। ठीक है, तो दोनों में शर्तें लगाई जाएगी तो ये कैसा बन जाएगा? ये 8 जैसा बन जाएगा। कैसा? तो 58 के अंदर क्या है? शर्तें। ठीक है, आर्टिकल 158 के अंदर राज्यपाल की क्या है? शर्तें, कंडीशन ऑफ गवर्नर ऑफिस। तो दोस्तों अब चलते हैं, वह संसद एवं राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? किसी भी सदन का सदस्य या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए?
किसी भी संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। सदन का सदस्य यदि है तो उसकी सदस्यता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। और वह एक 58 के अंदर एक बात और कही गई है कि वह लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए। और राज्यपाल के संदर्भ में एक बात और याद रखनी है कि राज्यपाल को संविधान की दूसरी अनुसूची एवं संसद द्वारा निर्धारित वेतन, भत्ते, उपलब्धि और विशेष अधिकार प्रदान किए जाते हैं। ठीक है। और राज्यपाल को मिलने वाली वेतन, भत्ते और उपलब्धियां, ठीक है, क्या, वेतन, भत्ते और उपलब्धियां कौन सी निधि पर भारित होगी, संचित निधि पर भारित होगी। आपको पता है कि निधियां कितने प्रकार की होती है, निधियां 3 प्रकार की होती है। एक तो संचित निधि, एक आकस्मिक निधि और एक लोक लेखा निधि। आपको पता है कि संचित निधि की जब हम बात करते हैं तो संचित निधि में हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि संचित निधि पर पैसा तभी निकाला जा सकता है जब विधानमंडल या संसद अपनी मान्यता या अपना सहमति प्रकट कर दे। आकस्मिक निधि राज्यपाल और केंद्र के अंदर राष्ट्रपति में संचित होती है। ठीक है। आकस्मिक निधि किसमें, आकस्मिक निधि की बात करें तो आकस्मिक निधि स्टेट में तो राज्यपाल के पास, ठीक है, और केंद्र के अंदर राष्ट्रपति के पास। और फिर आती है लोक लेखा निधि। तो लोक लेखा निधि सीधी सरकार, भारत सरकार और राज्य के अंदर राज्य के नियंत्रण में होती है। तो दोस्तों आपको एक चीज और याद रखनी है कि जब कोई भी, और आपको लाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता यदि किसी व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, किसी 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त कर दिया है किसी को, तो उनके बीच उपलब्धियों और वेतन भत्तों का बंटवारा, ठीक है, वेतन भत्तों का बंटवारा राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाएगा। किनके द्वारा निर्धारित किया जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाएगा। और दोस्तों आपको पता है कि वर्तमान में राज्यपाल के लिए कितने लाख रुपए मिल रहे हैं, मात्र 3.5 लाख रुपए प्रति मंथ। ठीक है। अब राज्यपाल के पद की पेंशन के बारे में आपको एक पॉइंट याद रखना है कि राज्यपाल को पेंशन नहीं मिलती है। क्या नहीं मिलती है, पेंशन नहीं मिलती है, क्योंकि राज्यपाल पेंशन की टेंशन नहीं लेता। राज्यपाल किसकी टेंशन नहीं लेता, पेंशन की टेंशन। अब आर्टिकल 159 की बात करें दोस्तों, तो 159 के अंदर आपको पता है कि राज्यपाल के पद की शपथ या प्रतिज्ञान की बात करता है। तो आपको पता है कि 59 कैसे लिख रहा है, लिखा जा रहा है 159, ठीक है, और स प स। अब दोस्तों ये देखिए, ये वाला नो और ये वाला शपथ, ठीक है। अगर मैं इस नो को ऐसे मोड़ दूं तो शपथ है हो जाएगा ना, है जैसा दिखाई देगा। तो वहां से आप जैसे ही शपथ है तो आप डायरेक्ट टिक कर सकते हैं। ये याद करने का एक ट्रिक्स है। शपथ कौन लेगा दोस्तों, अब ये महत्वपूर्ण टॉपिक है कि शपथ कौन लेगा। शपथ लेगा प्रत्येक राज्यपाल, जो ऐसे व्यक्ति जो राज्यपाल पद के कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है, ठीक है, वो क्या लेगा, शपथ। अब शपथ कौन दिलाएगा भाई, शपथ दिलाने का काम करेगा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। कौन करेगा, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। कौन करेगा, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। और यदि उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो इस काम को करेगा उच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश या ज्येष्ठतम न्यायाधीश। ठीक है। अब किसकी शपथ लेगा, मेन बात अब ये है। तो राज्यपाल ईश्वर की शपथ लेता है। और यदि, अब दोस्तों एक सेकंड में आपको एक चीज बता देता हूं, ओथ और अफर्मेशन, ठीक है, शपथ और प्रतिज्ञान। शपथ लेता है जो ईश्वर में विश्वास करता है, और जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता, वो जो अपने आप में विश्वास करता है, वो लेता है प्रतिज्ञान।
तो मैं राज्यपाल की शपथ को पढ़कर बताता हूँ आपको। राज्यपाल, जो भी राज्यपाल का नाम है, जैसे आप कुछ भी नाम मान सकते हैं। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं राज्यपाल पद के कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करूंगा। मैं संविधान एवं विधि, दोस्तों अब ये चीज याद रखनी है आपको, संविधान और विधि के परिरक्षण, ठीक है, संरक्षण और प्रतिरक्षण। कितने रक्षण हो गए? 3 रक्षण। तो आपको याद रखना है कि सबसे पहले परि, फिर संरक्षण, फिर प्रतिरक्षण, ठीक है। तो लास्ट में जो रे है, देखो आपको पता है कि प्रति में क्या है, इसमें एक रे है, तो रे लास्ट में ही आता है, ठीक है। और पे उससे पहले आ जाता है, फिर से, ठीक है। तो पे स्टार्टिंग में भी पे आएगा, लास्ट में भी पे आएगा, लेकिन लास्ट में रे आएगा, ठीक है। पे के साथ रे आएगा और बीच में आएगा संरक्षण, मतलब प्रोटेक्ट करूंगा तथा जनता की सेवा के लिए तत्पर रहूंगा। अब दोस्तों एक नोट लिख लीजिए आप, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये कंफ्यूजन पैदा कर देता है। दोस्तों अब एक चीज याद रखनी है आपको, संविधान के 2 संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा संविधान एवं विधि के एकमात्र 2 पदाधिकारी, कितने, मतलब 2 तो 2, कितने संवैधानिक पदाधिकारी? केवल मात्र 2। विधि, संविधान एवं विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की बात करते हैं, की शपथ लेते हैं, और वो हैं राष्ट्रपति और राज्यपाल। कौन कौन? राष्ट्रपति और राज्यपाल, ठीक है। राष्ट्रपति की जब हम बात करते हैं तो राष्ट्रपति आर्टिकल 60 में और उपराष्ट्रपति आर्टिकल 69 के अंदर। तो आपको दोस्तों कैसे याद करना है कि शपथ राज्यपाल, वो जब हम राज्यपाल की बात करते हैं तो राज्यपाल शपथ लेता है 159 के अंदर। कौन से आर्टिकल में? 159 के अंदर। और जब हम राष्ट्रपति की बात करते हैं तो 59 के बाद क्या आएगा? 60। और डायरेक्ट अब आपको जाना है 59 से उपराष्ट्रपति के लिए 69, ठीक है। तो 99 के 2 पेयर बन गए और एक 60 का पेयर बन गया, ठीक है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। 59 के बारे में मैंने आपको शपथ बताई थी, ठीक है। 59 के अंदर शपथ के संदर्भ में राज्यपाल की शपथ, और 60 के अंदर राष्ट्रपति की शपथ। और आपको पता है कि इनकी शपथ का उल्लेख, क्योंकि अन्य पदाधिकारी जैसे कि हम विधानसभा के सदस्यों की बात करते हैं तो उनकी शपथ किसमें? तीसरी अनुसूची में है दोस्तों। कौन सी अनुसूची में? और तीसरी अनुसूची में शपथ है, और जबकि दूसरी अनुसूची के अंदर उनके वेतन भत्ते और उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। और दोस्तों आपको एक चीज और याद रखनी है कि ये संविधान के प्रतिरक्षण, संरक्षण और परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ लेते हैं। और जबकि संविधान का कस्टोडियन या अभिभावक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। तो दोस्तों ये हमारी क्लास लगभग कंप्लीट हो चुकी है, और इसके बाद हम राज्यपाल की आकस्मिक रिक्तियों के संदर्भ में पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये हमारा अगला वीडियो होगा। अभी तक हम केवल 9 ही पेज पढ़ पाए हैं, और कुल मिला के इसके अंदर हमारे पास पेजों की संख्या होगी राज्यपाल में, जिसमें राजस्थान का भी कुछ मैटर होगा। उसके अंदर हमसे लगभग 50 पेजेस के आसपास हमारे नोट्स हो जाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, स्वागत है आपका, और धन्यवाद आपने वीडियो को यहाँ तक देखा।